नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का कल 7 मई 2023 को नीट का एग्ज़ाम होना है और उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। और नीट एक्सेस बैच का जो रिवीजन क्लास था वो पूरा तो नहीं हो पाया, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अभी करीब 8 से 9 चैप्टर बचे रह गए हैं। तो उसको अपने मन में बिल्कुल भी ये मत रखिएगा, अगर आपने, क्योंकि आप अभी क्लास 12th पढ़ के ही निकले हो, तो मैक्सिमम जो चैप्टर्स जो बचे रह गए वो क्लास 12th के ही बचे रह गए थे, तो वो उतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर था वो सभी मैंने कवर करा दिया और आपने भी देखा इसमें बहुत मेहनत लगा है। एक दिन में एक एक चैप्टर या दो चैप्टर कंप्लीट करना ये कोई पॉसिबल नहीं होता है। 2 साल का कोर्स है, 38 दिन में मैंने कहा था, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरीके से, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और चूँकि मैंने वर्ष भर पढ़ाया भी है, 11th और 12th, ये सिर्फ रिवीजन क्लास था जिसको मैंने शुरू किया था और अचानक ही मेरे मन में आ गया था रिवीजन क्लास कराने की, तो मैंने 15 मार्च से ये शुरू किया था। और अगर मैं पहले से डिसाइड किया होता तो शायद मैं और पहले से ही शुरुआत करता। अभी आपके करीब 8 से 9 चैप्टर्स रह गए हैं, तो अगर आपने 12th अभी पढ़ के ही निकले हो तो वो तो चीज़ें आपको याद ही होंगी। एक बार बुक से ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत, एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा सब पे, ठीक। कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है। और एक बार पढ़ के जाना, बुक से देख के जाना, और आज रात भर पूरी तरीके से रिलैक्स करके सोइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नींद नहीं लेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हो सकती है। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में समय से पहले जाइएगा और कुछ लाइट ही खा कर जाइएगा, कुछ हैवी चीज़ खा के बिल्कुल भी मत जाइएगा एग्ज़ाम में। या सोचो कि आप पूड़ी पराठा या फिर आप छोला भटूरा खा लो, तो ये सब खा के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इससे भी आपकी कॉन्फिडेंस में या आपका जो थॉट है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि खाने का भी असर शरीर और मन पर पड़ता है। तो कुछ हल्का खा कर जाइएगा, वो चीज़ खा कर जाइएगा जो आपको पसंद है, लाइट वेट वाली चीज़ें, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, ये सोच के कि आपका सब कुछ तैयार है। बिल्कुल भी मन में ये मत रखिएगा कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, ये बात बिल्कुल भी छोड़ देना एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले ही। आप ये सोच के अपने मन को ये समझा के जाना कि आपने 100% पढ़ा है और अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दीजिएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि जितने भी लोग नीट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, नीट का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके मुझे क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8354900176 पर ज़रूर भेजिएगा। आप जितनी जल्दी क्वेश्चन पेपर भेजोगे उतनी जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद में मुझे टाइम नहीं है, मुझे तुरंत बाहर निकलना है दूसरे दिन। तो अगर हो सकेगा तो कल संडे, कल आपका एग्ज़ाम होगा, उसी दिन मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, और नहीं तो फिर मंडे के बाद ही आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहला काम ये करिएगा, अपने पेपर का फ़ोटो खींच कर आप उसे मुझे भेजेंगे, ठीक है। आइए, अभी आपका चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें बार बार नीट में पूछी जाती हैं। इस अध्याय में आपको वो सारी तरीके बताए जाते हैं जिससे बढ़ती हुई मानव जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति की जा सके। इसमें आपको वैज्ञानिक तरीका बताया जाता है कि कौन से वैज्ञानिक तरीके आप अपनाएं जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो, जो फसल आप उगाते हैं उसकी उत्पादकता बढ़े। ऐसा ना हो कि आप कोई पेड़ उगा रहे हो उसमें 1-2 फल केवल निकले, तो 1-2 फल से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा आप फसल उगाइए जिसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो कि आपका जो डिमांड है वो पूरा हो सके। दूसरा, ऐसे अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को उगाइए जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो। अब ऐसा भी ना हो कि आप जो भी उगा रहे हो फल फूल, उसमें कोई पोषक गुणवत्ता ही ना हो, प्रोटीन ही ना हो, आयरन ही ना हो, विटामिन ही ना हो, मिनरल्स ना हो, तो आप उसको उगाना उतना सही नहीं माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। जो पारंपरिक तरीका होता है खेती करने का या पशुपालन का, वो उस उत्पादकता को बढ़ा नहीं सकता। इसीलिए वैज्ञानिक ढंग से अगर हम पशुपालन करते हैं और यदि वैज्ञानिक ढंग से हम कृषि करते हैं तो उत्पादकता बढ़ती है। तो यहाँ पर उन्हीं वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, पशुपालन। पशुपालन क्या होता है? पशुओं को पालना, जैसे गाय भैंस को पाला जाता है, बकरी को पाला जाता है, ये सारी चीज़ें।
इन्हें हम पशुधन कहते हैं। पशुधन को इंग्लिश में कहा जाता है लाइव स्टॉक। इसका मतलब होता है जंतु जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, यानी धन प्राप्त होता है। तो गाय, भैंस, सूअर, इन सभी का मांस बेचकर, दूध बेचकर, अन्य तरीकों से हम इनसे आय प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। तो इन्हें हम पशुधन कहते हैं। गाय, भैंस, सूअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसमें कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन भी सम्मिलित होता है। यानी पशुपालन के अंतर्गत आपका कुक्कुट पालन मतलब होता है मुर्गी पालन। कहते तो मुर्गी पालन है, लेकिन मुर्गी के साथ साथ बत्तख का भी पालन होता है, और टर्की का भी पालन होता है, और गीज पक्षी का भी पालन होता है। तो कुक्कुट के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? मुर्गी पालन भी सम्मिलित है, यानी कुक्कुट पालन। दूसरा, बत्तख पालन भी सम्मिलित है इसी के अंतर्गत, टर्की पालन भी सम्मिलित है, और गीज एक पक्षी होती है उसका पालन भी सम्मिलित होता है। और उसके साथ साथ मत्स्य पालन भी सम्मिलित होता है। मत्स्य पालन में केवल मछली का ही पालन नहीं होता है, इसमें झींगा, प्राण, इन सभी का भी पालन किया जाता है। मत्स्यिकी यानी फिशरी में मत्स्यों, मछलियों, मोलस्क, क्रस्टेशिया यानी प्राण, कैब आदि का भी पालन पोषण करना, उनको पकड़ना, बेचना आदि शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सूअर, भेड़, ऊँट आदि का उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक गणना के अनुसार विश्व की 70% से अधिक पशुधन भारत और चीन में है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जितने भी गाय, भैंस, बकरी, सूअर, जितने भी जानवर हैं, उनका 70% से भी अधिक इन्हीं दो देशों में है, चीन और भारत में है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उत्पादकता बड़ी कम है। उत्पादकता केवल 25% योगदान देता है। पूरे विश्व में इनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका केवल और केवल 25% ही ये दोनों देश शेयर करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम सही ढंग से पशुपालन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पशुधन तो बहुत है, लेकिन हम उनसे उत्पाद उतना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यही इसका कारण होता है। यानी प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत कम होती है। याद कर लीजिए, प्रति इकाई उत्पादकता की दर हमारे देश में और चीन में बहुत कम है, जबकि अगर हम बात करें पूरे विश्व का 70% से अधिक पशुधन इन्हीं दोनों देश में है। अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आता है फॉर्म तथा फॉर्म पशुओं का प्रबंधन। यानी जो फॉर्म्स होते हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स, जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है, या जितने भी फॉर्म्स हैं, गाय भैंस पालने वाले फॉर्म्स हैं, या उनमें फार्म पशु जो हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे गुणवत्ता बढ़े, उत्पादकता बढ़े। फार्म प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियों की एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए, जिससे हमारे खाद्य उत्पादन को और अधिक आवश्यक बढ़ावा मिल सके। आइए विभिन्न पशु फार्म प्रणालियों के कुछ प्रबंधन क्रियाएं पढ़ते हैं। पहला आता है डेयरी फार्म प्रबंधन। तो डेयरी शब्द आते ही आपके मन में आता होगा दूध से रिलेटेड। सही बात है, वे सभी जंतुओं का पालन पोषण जिससे हमें दूध प्राप्त होता है उसे हम डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। तो डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है जिससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से उत्पाद? दूध से दही, छाछ, पनीर, ये सभी प्राप्त होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों, तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार हो, उसका उत्पादन बढ़े। दुग्ध उत्पादन मूल रूप से फार्म में और रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी हम दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता या उसकी मात्रा कितनी है, उत्पादकता कितनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस फार्म में किस नस्ल का प्रयोग कर रहे हैं, किस नस्ल के पशु का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमें उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें अच्छे नस्ल की गायों को या भैंसों को पालना चाहिए। अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली अच्छी नस्ल का चयन तथा उनकी रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अच्छी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल, जिसमें उनके रहने का अच्छा घर, पर्याप्त जल, रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक होता है। पशुओं को भोजन प्राप्त करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी हम कुछ भी उसे ना खिलाएं, हम वो चीज़ें खिलाएं जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि इसको, गाय को, भैंस को खिलाने से इसमें दूध की उत्पादकता बढ़ेगी, रोग मुक्त होगा वो जानवर। ठीक है, यानी वैज्ञानिक ढंग से उनका भोजन प्राप्त कराना चाहिए। इसमें विशेषकर चारे की गुणवत्ता, मात्रा पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण,
यानी दुग्धीकरण, दूध निकालना, उसका भंडारण करना, उसका उत्पाद बनाना, ठीक है। और उस दौरान यानी जब दूध को हम मार्केट में लेकर जाते हैं तो उस दौरान कड़ी सफाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ये ऐसा काम करता है, गायों से दूध निकालता है, दूध को मार्केट में लेकर जाता है, उसके कार्य करने वाले व्यक्ति का भी स्वच्छता पर निर्भर करता है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। यद्यपि इन दिनों हम इनमें से अधिकांश संसाधन यांत्रिक हो चुके हैं, यानी आज के समय में जितना भी ये सब काम होता है, गाय भैंस से दूध निकालने का जो काम होता है वो मशीनों द्वारा होती है, तो उसमें मानव का हस्तक्षेप बड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है सारी चीज़ें। गायों को लाइन में लगा देना मशीन का काम है, गाय से दूध भी निकालना मशीन का काम है। आपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर देखा ही होगा, ऐसे गायों में उसके थन में मशीन लगता है और अपने आप दूध खींच लिया जाता है। उस दूध को फिर बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता है, जिसमें वो क्या कहते हैं, पास्चराइज्ड की जाती हैं, जिससे ख़राब ना हो। तो ये सारी मशीन्स करती हैं। अब इसमें हाथ, मनुष्य का हाथ नहीं लगता है, तो साफ़ सफाई इसमें ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने और निरीक्षण की भी आवश्यकता होती है, और इससे समस्याओं की पहचान, उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकालना संभव हो जाता है। और हमेशा निरंतर पशु चिकित्सक का नियमित जांच भी होनी चाहिए। पशु चिकित्सक आना चाहिए, जिसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं ना, वो आना चाहिए फॉर्म में, उसे देखना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए कि क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। संभवतः आपको अत्यंत ही रोचक लगेगा यदि आपको डेयरी उद्योग के विविध पहलुओं का एक प्रश्नवाल भी तैयार करना हो। फालतू चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट फार्म प्रबंधन का मतलब होता है पोल्ट्री फार्मिंग, यानी जिसमें हम मुर्गी पालन करते हैं, बत्तख का पालन करते हैं, या टर्की, गीज आदि का पालन किया जाता है। तो कुक्कुट यानी मुर्गी पालतू कुक्कुट आदि का एक वर्ग है, जिसका प्रयोग भोजन के लिए अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रारूपिक रूप से इसमें कुक्कुट, बत्तख तथा कभी कभी टर्की और गीज भी शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा, कुक्कुट फार्मिंग में सिर्फ मुर्गी का ही पालन नहीं किया जाता, इसके अतिरिक्त बत्तख, टर्की, गीज का भी पालन किया जाता है। बहुधा कुक्कुट शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए किया जाता है, परंतु सामान्यतः अन्य पक्षियों का मांस भी इसमें शामिल होता है। डेयरी उद्योग की भांति कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त नस्लें, सही सुरक्षित फार्म की परिस्थितियां, सही आहार और जल तथा सफाई एवं स्वास्थ्य महत्वपूर्ण घटक होते हैं। चूँकि अगर ऐसा ना हो, अगर आप उस एरिया का नियमित जांच नहीं करेंगे, तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती हैं, जो बड़ी तेज़ी से फैल भी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा बर्ड फ्लू वायरस के बारे में, तो बर्ड फ्लू मुर्गियों से ही फैला था, उसके अंडों से, उसके मांस से फैला था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए निरंतर उनकी सफाई, जाँच, ये सब ज़रूरी होती है। अगला आता है पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। पशु प्रजनन क्या होता है? पशु प्रजनन का मतलब होता है कि उच्च नस्ल वाले नर का उच्च नस्ल वाली मादा के साथ संगम कराना पशु प्रजनन कहलाता है। क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं क्योंकि आपने भी एक कहावत सुनी होगी, होनहार वीर के हो चिकने पात, यानी कि जो अच्छे गुण वाले जो माता पिता होते हैं, उनकी संतान भी अच्छे गुण वाली ही पैदा होती है, इसीलिए पशु प्रजनन कराया जाता है। यानी कि अच्छे गुणवत्ता वाले रोग मुक्त नर और रोग मुक्त माता, अच्छी गुणवत्ता वाली मादा, इन दोनों के संगम से जो संतान पैदा होती है वो भी अच्छे गुणवत्ता वाली होती है, यानी उसके दूध में गुणवत्ता अच्छी होगी, उसका उत्पादन भी अधिक होगा, रोग मुक्त भी होगा वो। तो पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना है, उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम पशु प्रजनन कराते हैं? तो बताइए, किस लक्षण को प्राप्त करने के लिए? दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, दूध में प्रोटीन का अंश बढ़ाने के लिए, साल भर कितना दूध अधिक से अधिक दे वो उसको बढ़ाने के लिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं, कह रहे हैं कि ये नस्ल क्या होता है। तो नस्ल क्या होता है? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नस्ल के कौन कहलाते हैं? जितनी भी गायें आप देखोगे तो सारी की सारी गायें क्या हैं? एक ही नस्ल के हैं। अब वो वंश उनका एक ही है, प्रजाति अलग अलग हो सकती है, तो एक ही नस्ल के कहलाते हैं। ठीक, आप अपने क्षेत्र के फार्म के पशुओं को कुछ सामान्य नस्लों के नामों से पता लगाएं। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है
तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ब्रीडिंग कहलाता है। अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? जब एक ही नस्ल के पशु के मध्य प्रजनन कराया जाए, यानी एक ही नस्ल का पशु है, मान लो कि एक कोई पशु था, ठीक है, ए, इससे जो संतान हुई बी, और इससे जो संतान हुई सी, तो इनका जो नर पैदा होगा, इनसे जो मादा पैदा होगी, इनके बीच अगर हम संगम कराते हैं, यानी एक ही नस्ल के हैं, सब एक ही नस्ल के हैं, इनके बीच अगर हम संगम कराते हैं तो इसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतः प्रजनन अवसादन किसकी कारण होता है? अंतः प्रजनन अवसादन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है अंतः प्रजनन के कारण। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है जब हम एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम कराते हैं, तो उनसे जो उत्पन्न संतति होती है उसमें प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। यही कहलाता है अंतः प्रजनन अवसादन। बार बार एक ही नस्ल के पीढ़ी के बीच संगम कराने से उनमें प्रजनन क्षमता घट जाती है, इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इससे बचने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए हम क्या कराते हैं? बही प्रजनन कराते हैं, यानी किसी दूसरे नस्ल के जानवर के साथ उसका संगम कराते हैं। तो आइए देखते हैं अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना है। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से हम क्या करते हैं? उत्तम किस्म का नर सेलेक्ट करते हैं, यानी उत्तम किस्म का हम नर सेलेक्ट करेंगे, फिर उत्तम किस्म की मादा को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों का संगम कराया जाता है जिससे संतति उत्पन्न होती है। उस संतति का मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो संतान उत्पन्न हुआ है वो अच्छी गुणवत्ता वाला है या नहीं है। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला है तो फिर उसे हम आगे वृद्धि कराते हैं, नहीं तो हम उसे हटा देते हैं उस समूह से। भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म है के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। यानी हम इस बात पर सिलेक्ट करते हैं मादा को कि वो श्रेष्ठ मादा वो होगी जो अधिक से अधिक दुग्धीकरण करेगी, यानी अधिक से अधिक दूध दे। दूसरी ओर सांडों में श्रेष्ठ, अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं, उस सांड का हम सेलेक्ट करते हैं। मिंडल द्वारा विकसित समयुग्मजी वंशुद्ध वंशक्रम आपने अध्याय 5 में पढ़ा है। समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम क्या होता है? जब हम एक ही प्रकार की जो मटर का पौधा है उसके उससे संतान होते हैं, उस संतान से फिर उसके संतान होते हैं, फिर उसके संतान होते हैं, यानी किसी अन्य पौधे के साथ हम उसका परागण नहीं कराते, यानी स्वपरागण ही कई पीढ़ी तक होने देते हैं। तो जब स्वपरागण ही होने देते हैं तो लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, लक्षण स्थायी बने रहते हैं, इसे हम शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम एक ही नस्ल के जीवों के बीच हम जब प्रजनन कराते हैं तो उनमें कोई विभिन्नता नहीं आ पाती, जो उन नस्लों में जो लक्षण है वही लक्षण उनकी संतान में जाते रहते हैं, यानी शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। अंतः प्रजनन समयुग्मता को बढ़ाता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, अंतः प्रजनन किसको बढ़ाता है? समयुग्मता या विषमयुग्मता? तो बताएंगे समयुग्मता। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उद्भासित करता है। अंडरलाइन कर लीजिए, अंतः प्रजनन किसे हटाता है, किसे उद्भासित करता है? तो हानिप्रद जो अप्रभावी जीन होते हैं, यानी जो जीन हानिप्रद होते हैं उनको वो हटाता है, क्योंकि अप्रभावी जीन जो होते हैं वो तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे जब दोनों जीन अप्रभावी हो। तो जब नस्ल में अगर प्रभावी ही लक्षण दिखाई दे रहा है और उसमें से कोई एक अप्रभावी जीन है तो वो कुछ भी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों के संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह तरीका जहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो वहाँ अंतःप्रजात व्यष्टि की उत्पादकता बढ़ती है। यद्यपि अंतः प्रजनन में यदि लगातार सतत बनी रहे, विशेषकर निकट अंतः प्रजनन से सामान्यतः जनन क्षमता और यहाँ तक की उत्पादकता घट जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए, इसी को कहते हैं अंतः प्रजनन अवसादन। यानी जब हम
एक ही नस्ल के बीच लगातार हम प्रजनन कराते हैं, अंतः प्रजनन कराते हैं, तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है उसमें जनन की क्षमता कम हो जाती है और उत्पादकता भी घट जाती है, जिसे हम अंतः प्रजनन अवसाधन कहते हैं। इसको हटाने के लिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना बने, उनमें हम क्या कराते हैं, बहिसंकरण का बहि प्रजनन कराते हैं। जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब प्रजनन व्यष्टि के चयनित पशुओं का उसी नस्ल के असंबद्ध श्रेष्ठ पशुओं के संगम से कराया जाए। यानी अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है किसी पशु में तो हम क्या करेंगे, उसे उस नस्ल के जीव से हम प्रजनन नहीं कराएंगे, किसी अन्य नस्ल के श्रेष्ठ जीव से उसका हम संगम कराते हैं। इससे सामान्यतः जनन क्षमता और उत्पादन दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब आता है बहि प्रजनन। क्या होता है, आउट ब्रीडिंग। बिना किसी संबंध वाले, यानी कोई संबंध ना हो उन नस्ल के जीवों में, तो बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन बहि प्रजनन है। अंडरलाइन कर लीजिए। जब बोला जाए कि एक ही नस्ल के बीच जंतुओं का जब हम प्रजनन कराते हैं तब वो अंतः प्रजनन, और जब बोले कि बिना किसी संबंध वाले यानी भिन्न नस्ल के हम भिन्न नस्ल नहीं, नस्ल एक ही होगी, बस उनका जो पूर्वज है वो समान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न नस्ल वाला तो शायद यहाँ पर ये आता है, हाँ ये आता है। ठीक है, किसी भी संबंध वाले जितने भी जानवर हैं उनके पूर्वज समान ना हो, बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन है। इसमें एक नस्ल की परंतु इनका पूर्वज सामान्य नहीं होना चाहिए, तथा भिन्न भिन्न नस्ल भी हो सकते हैं अथवा भिन्न प्रजाति की व्यष्टियाँ भी भाग लेती हैं। इसको तो तीनों पॉइंट को अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहि प्रजनन से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। कह रहे हैं कि एक ही नस्ल की हो सकती है लेकिन पूर्वज समान ना हो। दूसरा कह सकते हैं भिन्न भिन्न नस्ल में भी प्रजनन हो सकता है, तब भी वो बहि प्रजनन में ही आएगा। या भिन्न प्रजातियों के मध्य भी जो प्रजनन होगा वो भी बहि प्रजनन के अंतर्गत आता है। अब आता है बहिसंकरण। बहिसंकरण क्या होता है, एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की यह क्रिया बहिसंकरण कहलाती है। यानी एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की प्रक्रिया बहिसंकरण कहलाती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। अभी तो आपने पढ़ा है कि एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के जो संगम है वो तो अंतः प्रजनन कहलाती है, लेकिन देखिए एक बार दे दिया है, परंतु इसमें 4-6 पीढ़ियों तक दोनों की ओर किसी भी वंशावली का पूर्वज नहीं होना चाहिए। अंतः प्रजनन में तो उनके पूर्वजों के मध्य ही संकरण कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि 4 से 6 पीढ़ी तक कोई उसका पूर्वज ना हो। यानी किसी हम एक अगर हम क्रॉस कराते हैं बी से, तो ये जो बी है वो इसके किसी भी पूर्वज का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक, इस संगम के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह बहिसंकरण कहलाती है। प्रजनन की यह विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा मांसदायी दर औसत से कम होती है। एकल बहिसंकरण से बहुधा अंतः प्रजनन अवसाधन भी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ ले सकता है। अंतः प्रजनन अवसाधन किसके माध्यम से समाप्त किया जाता है? तो मैंने क्या बताया था, जब उस नस्ल के पूर्वज के मध्य हम क्रॉस ना करें, उसी नस्ल के 4-6 पीढ़ी पहले के जो नस्ल हैं उनसे कराया जाए। यानी 4-6 पीढ़ी के पूर्वज से उनका प्रजनन ना कराया जाए। सीधे सीधे मैं बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतः प्रजनन अवसाधन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो लिखे हुए एकल बहिसंकरण द्वारा। ठीक है, एकल बहिसंकरण द्वारा, बहि प्रजनन द्वारा नहीं, बहिसंकरण द्वारा। वो आता है अगला आपका संकरण। इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है, वो चाहे किसी भी नस्ल के हों। संकरण 2 भिन्न नस्लों के वांछनीय गुण में संयोजन से सहायक रहता है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग अंतः प्रजनन के किसी रूप एवं चयन के विकल्पी रूप में विकसित हो सके, जिससे नई अस्थायी नस्लें जो वर्तमान नस्लों से हर प्रकार से श्रेष्ठ है, इसी विधि द्वारा पशुओं की अनेक नई नस्लों का विकास हुआ है। यानी ज़्यादातर जो नस्लें बनाई जाती हैं मानव द्वारा वो संकरण के मध्य से ही बनाई जाती हैं। यानी वो नहीं देखते कि कौन से नस्ल का है, मतलब कौन सा पूर्वज है या नहीं है, वो देखते हैं कि एक नस्ल है जिसका नर श्रेष्ठ है, दूसरा नस्ल है जिसकी मादा श्रेष्ठ है। हम सिर्फ श्रेष्ठ का चयन करके उनके बीच जब संकरण कराते हैं तब इसे संकरण कहते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया गया हिजारडेल भेड़। हिजारडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब में बीकानेरी एवीज तथा मेरिनो रैम्स के बीच संगम कराने से हुआ है। यानी हिजारडेल भेड़ जो कि एक नई नस्ल है, उसका विकास किससे कराया गया? पंजाब की बीकानेर एवीज भेड़ से तथा मेरिनो रैम्स से।
के बीच संगम कराने से। तो अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हिसारडेल जो भेड़ है वो किससे विकसित की गई? तो बीकानेरी एवीज और मैरिनो रैम से। अब आता है अंतः विशिष्ट संकरण। इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है। यानी इस विधि में क्या कराया जाता है? प्रजाति ही भिन्न हो जाती है जब दो भिन्न प्रजाति के नर और मादा के पशुओं के बीच संगम कराया जाता है। कुछ मामलों में संतति में दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं तथा इस संतति से का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है, जैसे खच्चर। ठीक है, खच्चर, उम्मीद है कि शायद खच्चर घोड़े और गधे के बीच संगम से कराया गया था। तैयार। अब आता है कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब हम प्रजनन की प्रक्रिया लैब के माध्यम से कराते हैं या उसमें मानव के द्वारा कराया जाता है, इसमें क्या करते हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले श्रेष्ठ नर होते हैं उनका वीर्य प्राप्त करते हैं और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में -96 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम परिरक्षित करते हैं, यानी स्टोर करते हैं। और जब भी ज़रूरत होती है जिस मादा को गर्भावस्था में लाने की, तो उस वीर्य को निकालकर उसमें प्रवेश कराया जाता है उसके योनि में। तो कृत्रिम वीर्यसेचन का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्न किया जाता है। जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया जाता है, उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतक्षेप कर दिया जाता है। वीर्य का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इसे हिमीकृत कर बाद में प्रयोग में लाना चाहिए। तो हिमीकृत हम किससे करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से करते हैं। इसे हिमीकृत रूप से वहाँ अभिगमित भी किया जा सकता है जहाँ मादा रह रही है, यानी उस सांड के या उस नर के वीर्य को हम हिमीकृत करके उसे हम उस जगह तक भी ले जा सकते हैं जहाँ पर वो मादा रह रही है। आपने देखा होगा पशु चिकित्सक जो होते हैं वो एक ड्रम लिए होते हैं, जैसे दूध का ड्रम होता है बड़ा बड़ा, तो उसको जब खोलते हैं तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा निकलती है, तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है और उसमें उन उच्च नस्ल वाले जीवों का वीर्य भी होता है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है, यानी हम क्या करते हैं, उस नर जनक से वीर्य को प्राप्त करते हैं, उसे मादा के जनन पथ में अंतक्षेपित कर देते हैं, जिससे वो मादा गर्भवती हो जाती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्यसेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाती है। ठीक है, कह रहे हैं यद्यपि वीर्यसेचन की क्रिया को अपनाया जाता है, फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम ही होती है। ठीक है, संकरों के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसे मोएट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोएट, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। इसमें क्या होता है, एक गाय जो होती है वो एक गाय जो होती है जिसमें मधचक्र होता है, जैसे मनुष्य मादा में मासिक चक्र होता है, वैसे ही गाय भैंस में मधचक्र ओएस्ट्रस साइकिल होता है। तो इनमें जो मधचक्र होता है उसमें प्रत्येक मधचक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित होती है, लेकिन मानव इतना खुराफाती है कि इस गाय को क्या दे देगी? इंजेक्शन दे देगी। कौन सा इंजेक्शन दे देगी? LH हार्मोन का। ठीक है, सॉरी FSH का, FSH प्रकार का हार्मोन देती है, FSH प्रकार का हार्मोन दे देती है गाय में। तो जिससे गाय के जो चक्र है, एक चक्र में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होने लगते हैं। यानी उसके एक चक्र में पहले एक अंडाणु उत्पन्न होता था, अब कितने उत्पन्न होने लगेंगे? इंजेक्शन देने के बाद 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होने लगते हैं। अब इस अंडाणु को सामान्य मादा के उसके जनन पथ में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, इस विधि में क्या करते हैं, गाय में पुटक परिपक्वन अथवा उच्च अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के लिए जब FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है, सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक, उसके बाद पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट सांड अथवा कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा संगमित कराया जाता है। 8-32 कोशिका अवस्थाओं वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी सेरोगेट मां में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
यानी क्या करते हैं कि उस गाय में जब 6 से 8 अंडे बनते हैं तो उसे किसी उच्च नर से संगम कराते हैं, जिससे ये 6 से 8 सभी अंडे क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। इन निषेचित अंडे को निकाल कर किसी अन्य गायों में सामान्य रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो निषेचित अंडा जब गायों में जाता है तो वो गाय क्या हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं। आनुवांशिक मादा उच्च अंडोत्सर्ग की दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रौद्योगिकी गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों के बैलों को सफलतापूर्वक जनित किया गया है, जिससे अल्पकाल में ही बड़ी संख्या में गौ पशु प्राप्त होते हैं। अगला आता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है, जिसे मौन पालन भी कहते हैं, यानी बी केपिंग कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं, याद कर लीजिए। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देसी प्रणाली में भी इसका प्रयोग होता है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती हैं, ये सारी चीज़ें। मोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पॉलिश वाले उद्योग में किया जाता है। और शहद की बढ़ती मांग, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय झाड़ियों, फलों, ये सब चीज़ों में होता है। हाँ, जो भारत में जो मधुमक्खी पालन की जाती है उसकी जाति है उसका नाम है एपिस इंडिका। याद रखेंगे, भारत में जिस मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसका नाम है एपिस इंडिका। अत्यंत ही सामान्य प्रजाति, मक्खी के छत्तों को किसी घर में आंगन, ठीक, सब फालतू चीज़ें। उसके बाद मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, तो देख लीजिए। पहला, मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वो मधुमक्खी अपना कैसा उनका नेचर है, उनका स्वभाव कैसा है, उसका ज्ञान होना चाहिए। मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। मक्खियों का समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना, विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, शहद और मोम का रखरखाव, एकत्रीकरण, ये सभी किए जाते हैं। मधुमक्खियाँ हमारी बहुत सी फसलों, सूर्यमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए परागणकारी होती हैं, यानी क्या कहते हैं इसे, पॉलिनेटर होती हैं। पॉलिनेटर का मतलब होती हैं कि ये इन फसलों में पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण करती हैं, जिससे इनका क्या होता है, लैंगिक जनन संपन्न होता है। पुष्पीकरण के समय यदि इन छत्तों को खेतों के बीच में रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल और शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मत्स्यिकी, फिशरीज आता है। फिशरीज के अंतर्गत मछली के पालन के साथ साथ अन्य जलीय जीवों का भी पालन किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है। हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों इनका प्रयोग करता है, जैसे झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, खाद्यास्टर आदि। कुछ मछलियाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आलवड़ जल में पाई जाने वाली मछलियों का नाम बताइए। तो कुछ मछलियाँ जैसे कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ये आलवड़ जल में पाई जाती हैं। और जो समुद्री मछलियाँ होती हैं उनके नाम है हिल्सा, सरडाइन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आलवड़ीय जल की मछलियाँ हैं, कौन सी लवड़ीय जल की मछलियाँ हैं। तो हिल्सा, सरडाइन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट लवड़ीय जल की मछलियाँ हैं। कतला, रोहू, कॉमन कार्प क्या है, आलवड़ जल की मछलियाँ हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। फालतू चीज़ें छोड़िए ये सब। नीली क्रांति किससे संबंधित है, याद कर लीजिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्यिकी से ही संबंधित है, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका पादप प्रजनन। अभी आपने पशु प्रजनन के बारे में पढ़ा, अब आप पादप प्रजनन के बारे में पढ़ोगे। तो पादप प्रजनन के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं अध्याय 5 में, वंशानुगत विविधता के सिद्धांत में, जिसमें आपको बताया गया था किस प्रकार से हम किसी पौधे का संकरण किसी अन्य पौधे के साथ कराते हैं। संकरण मंडल के द्वारा जो कराया गया था उसी का विधि आपको बताया गया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनमें से हम पहले ये सेलेक्ट करते हैं किसको हम नर लेंगे, किसको मादा लेंगे। अगर हम जिसको मादा के रूप में लेते हैं उसके हम एंथर को काट कर अलग कर देते हैं, इसे कहते हैं विपुंसन या इमैस्कुलेशन। फिर और दूसरे वाले पौधे का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर रख दिया जाता है। तो पादप प्रजनन क्या होता है, पारंपरिक खेतीबाड़ी में मनुष्यों तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जैव मात्रा का उत्पादन होता है। अच्छे प्रबंधन के तौर तरीकों तथा भूमि का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादकता बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब ये होता है फसलों का सुधार, फसलों में बढ़ोतरी। हरित क्रांति काफ़ी हद तक पादप प्रजनन तकनीकों जैसे गेहूँ, धान, मक्का आदि में अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए उत्तरदायी है। फालतू चीज़ें। पादप प्रजनन क्या है, कुछ भी नहीं है।
पादप प्रजनन में पौधों के बीच प्रजनन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है उसका कारण देख लीजिए। अधिक उत्पादन देने वाले पोषणज रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार करने के लिए कराया जाता है। दूसरा, बढ़े हुए फसली उत्पादन, उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। पर्यावरणीय तनाव यानी लवणता, अत्यधिक ताप, सूखा के प्रति सहनशीलता उनमें बढ़े, रोग जनकों के प्रति उनकी प्रतिरोधकता बढ़े, पीड़कों के प्रति सहनशीलता बढ़े। यही सब लक्षण है जिसको हम उत्पन्न कराना चाहते हैं किसी पौधे में। अब यहाँ पर आता है पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व से सरकारी संस्थाओं और व्यापारिक कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन में निम्न मुख्य पद शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं? परिवर्तनशीलता का संग्रहण, यानी आनुवंशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार होती है। बहुत से सस्यों यानी फसलों में पूर्ववर्ती आनुवंशिक परिवर्तनशीलता उन्हें अपनी जंगली प्रजातियों से प्राप्त होती है। विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों, कृष्ण प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण, परीक्षण सब छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत कम है। जर्मप्लाज्म क्या होता है ये पूछा जा सकता है। जर्मप्लाज्म तो फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध एलील का समस्त संग्रहण को उसका जनन द्रव्य कहा जाता है। यानी कोई पौधा है उसमें जितना भी प्रकार का अलग अलग जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, उन सभी लक्षणों से संबंधित उनके जीन को, उनके एलील को संग्रहण करना, उसे हम जनन द्रव्य या जर्मप्लाज्म कहते हैं। अगला आता है जनकों का मूल्यांकन। अच्छा, इन एलील का संग्रहण किसके माध्यम से करते हैं? तो बीजों के माध्यम से करते हैं। जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, जनन द्रव्य यानी उन बीजों को जिनमें विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है ताकि पौधों में उनके लक्षणों को वांछनीय संयोजन के साथ अभिनिर्धारित किया जा सके। चयनित पादपों को बहुगुणित कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार जहाँ वांछनीय तथा संभव हो वहाँ शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न कर ली जाती है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, चयनित जनकों के बीच संकरण। यानी हम दो जनकों का संकरण कराते हैं तो पहले हम उनका चयन करते हैं कि वो किस रूप से विशिष्ट हैं। हम विशिष्ट लक्षण वाले ही जनकों के मध्य क्या कराते हैं? संगम कराते हैं। तो वांछित लक्षणों को बहुधा दो भिन्न पौधों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक जनक जिसमें उच्च प्रोटीन गुणवत्ता हो, दूसरा अन्य जनक जिसमें रोग निरोधक गुण हो। तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो पहली बात तो कि रोग निरोधक भी होगी और दूसरा उसके जो उत्पाद होंगे उसमें प्रोटीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। या परसंकरण द्वारा संभव है कि दो जनक ऐसे संकर पैदा करें जिसमें आनुवंशिक वांछित गुणों का संगम एक पौधे में हो सके। वांछित पौधे के परागकण का संग्रहण जिसे नर जनक के रूप में चुना गया है, उसे मादा के वर्तिकाक पर डालना जिसे मादा जनक के रूप में चुना गया है। यह काफ़ी कठिन और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संकर वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही। कुछ सैकड़ों से हजार क्रॉस में केवल एक ही वांछनीय संयोजन प्रदर्शित होता है। अगला आता है श्रेष्ठ पुनर्योजक का चयन तथा परीक्षण। यानी जो संतान उत्पन्न होता है उनमें से हम श्रेष्ठ पुनर्योजक का चयन करते हैं। इसके अंतर्गत जो संकर संतति उत्पन्न होती है उनके बीच पादपों का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण दिखते हैं, उन्हें हम अलग करते हैं। प्रजनन उद्देश्यों को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः संतति का वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस चरण के परिणामस्वरूप ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो पौधों दोनों जनकों में श्रेष्ठ होते हैं। बहुधा एक से अधिक श्रेष्ठ संतति पादप उपलब्ध होता है। ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागण तक करते हैं जब तक समृद्धता की अवस्था नहीं आ जाती, जिससे संतति में लक्षण विसंयोजित नहीं हो पाते हैं। हाँ, सबसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे। नए कंसड़ों का परीक्षण, निर्मुक्त तथा व्यापारीकरण। यानी जो हमें जो लक्षण चाहिए था उस वांछित लक्षण युक्त जो हमें पौधा प्राप्त हो जाता है उसको हम चयनित करते हैं, उसका वंशक्रम बनाते हैं, उनके उत्पादन और अन्य गुणवत्ता वाली सस्यों विशेषकों, रोग प्रतिरोधक आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकित पौधों का अनुसंधान वाले खेतों में जहां उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें सिंचाई का पानी मिल रहा हो, अन्य समुचित से वो संबंध आदि उपलब्ध हो, वहाँ पैदा किया जाता है। उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद उसके बीजों को मार्केट में लाकर बेचा जाता है। ठीक है, छोड़िए फालतू चीज़ें। अब कह रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद लगभग 33% आय तथा समष्टि के लगभग 62% जनता का रोजगार किसी से ही प्राप्त होता है। यानी भारत में कहें तो भारत में जो रोजगार सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध होती है वो कृषि के माध्यम से उत्पन्न होती है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती उसकी बढ़ती जनसंख्या के लिए प्राप्त आहार प्रदान करना है। सब हटाओ फालतू चीज़ें। गेहूँ धान के बारे में बता रहे हैं कि 1960 से 2000 तक के वर्षों में तो गेहूँ का उत्पादन 11 मिलियन टन से इतना बढ़ गया था। ये सब फालतू चीज़ है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज में
नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं के अर्धवामन किस्म का विकास किया। पूछा जा सकता है गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था, तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। उसके बाद यह उसी का परिमाण है कि उच्च पदान रोग प्रतिरोधक किस्मों वाली सांस रेखाएं जैसे सोनालिका, कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की गेहूँ पैदा करने में क्षेत्र प्रयोग किया गया। यानी कल्याण सोना और सोनालिका ये ऐसे दो गेहूं की किस्में हैं जिनमें उच्च उत्पादन भी होता है और रोग प्रतिरोधी भी होते हैं। तो ये गेहूं की किस्म है, इसको भी याद रखिएगा। अर्धवामन धान की किस्म, अब देखो अर्धवामन धान की किस्म जिसका नाम है IR8, किसने तैयार किया था, IRRI फिलीपींस ने। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है नीट में। धान की किस्म IR8 किसने डेवलप किया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ, फिलीपींस में। उसके बाद दूसरा धान का एक किस्म जिसका नाम है ताइचुंग नेटिंग 1, ये तैयार किया था ताइवान में, ठीक। उसके बाद अर्धवामन किस्म को और बताया जा रहा है जया रत्ना, इनको भी भारत में विकसित किया गया। गन्ने की किस्म के बारे में पूछा जाता है। गन्ने का किस्म है सैक्रम बारबेरी, जो मूलतः उत्तरी भारत में प्रयास किया जाता है, परंतु इसका शर्करा अंश उत्पादन क्षमता बहुत कम होता है। यानी सैक्रम बारबेरी में जो गन्ना है इसमें शर्करा का उत्पादन कम होता है, ठीक। दक्षिण भारत में पैदा होने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ना जिसका नाम है सैक्रम ऑफिशिनेरम, गन्ने का नाम है सैक्रम ऑफिशिनेरम, इसका तना मोटा था और इसमें शर्करा अंश कहीं अधिक था, ठीक। परंतु ये उत्तरी भारत में ठीक से नहीं पनप पाया। इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक जब संकरित कराया गया तो जिससे उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण प्राप्त हो, मोटा तना हो, उच्च शर्करा वाला पौधा प्राप्त हो, तो उसके बाद हम इसे उत्तरी भारत के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए ज्वार, भारत में संकर मक्का, ज्वार, बाजरा सफलतापूर्वक विकास किया गया। जल अभाव के प्रति प्रतिरोधी जो उत्पादन वाले किस्में हैं जिनका विकास संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी ज्वार की जो किस्में तैयार की गई हैं वो जल अभाव वाले क्षेत्रों में भी उच्च उत्पादन कर सकने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, यानी रोगों से बचाव हो पाए पौधों का, इसके उत्पादन इसके लिए हम कुछ पौधों का उत्पादन करते हैं पादप प्रजनन के माध्यम से। जैसे देखिए कवकों द्वारा उत्पन्न कुछ रोगों के उदाहरण, जैसे गेहूं का भूरा किट, गन्ने का रेड रॉट रोग। तो पूछा जाता है रेड रॉट डिजीज किस में होता है, गन्ने में। किट रोग किस में होता है, गेहूं में। आलू पछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। क्रूसीफर का ब्लैक रॉट विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। तंबाकू मोजैक, सलजम मोजैक आदि है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियाँ, यानी हम किसी भी पौधे को रोग प्रतिरोधक बना सकें, इसके लिए कौन सी प्रजनन विधियाँ हैं, तो प्रजनन, पारंपरिक प्रजनन तकनीकों अथवा उत्परिवर्तन भी द्वारा भी हम यह कार्य किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की प्रारंभिक विधि, संकरण का चयन, इसके अन्य लक्षणों जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि के आवश्यक समूह, प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरों का चयन, फालतू चीज़ छोड़िए। अब यहाँ पर कुछ आपको सारणी दी गई है जिसमें बताया गया है तो किस रोग से ये प्रतिरोधी हैं। जैसे गेहूं की एक फसल है हिमगिरी, ये किस रोग से प्रतिरोधी हैं, पर्ल और धारी किट हिलबंट से। सरसों पूसा स्वर्णिम ऐसे भी पूछा सकता है, पूसा स्वर्णिम या करंडाई किसका नाम है, तो बताएंगे सरसों का। ये इसमें किस रोग से प्रतिरोधक है, श्वेत किट से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवन किसका नाम है, फूल गोभी का। ये आपके इन रोगों से प्रतिरोधी होते हैं। पूसा कोमल किसका नाम है, लोबिया का, ये इस रोग से प्रतिरोधी होता है। पूसा सदाबहार किसका नाम है, मिर्च का, ये इस रोग से प्रतिरोधी होता है। रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों के किस्मों अथवा उनके जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती हैं, ये सब फालतू चीज़ें हटाइए। उत्परिवर्तन को देखें, जीन के भीतर आधार अनुक्रम में उत्परिवर्तन। मैंने आपको बताया था कि जो जीन होते हैं नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बने होते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारकों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप लक्षण विकसित होते हैं। वह जनकों में नहीं पाया जाता। उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग करके, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि उत्परिवर्तन को किससे प्रेरित किया जाता है। तो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, 6वें चैप्टर में, और बताया था कि 5वें चैप्टर में भी बताया था कि उत्परिवर्तन मतलब कि हम डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करते हैं। यह हम बहुत सारे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। भौतिक तरीका होता है यूवी रेज, एक्सरे, गामा रेज। तो देखिए गामा रेज, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि पौधों में पादप प्रजनन में हम उत्परिवर्तन किसके माध्यम से करा सकते हैं, तो हम करा सकते हैं गामा रेज की मदद से। एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, ये भौतिक तरीके होते हैं। रासायनिक तरीका क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो
उत्परिवर्तन जन म्यूटाजन का काम करते हैं, जैसे डाइज वगैरह। और उसके बाद एक वायरस भी है जो उत्परिवर्तन कर सकता है, जिसका नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस। उसके बाद देखें, ऐसे पौधों में के चयन और प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में होते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। और यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मूंग में जो पीत मोजैक वायरस तथा चूड़ित आसिता के प्रतिरोधक क्षमता है वह उत्परिवर्तन द्वारा ही प्रेरित किया गया है। पूछा जा सकता है कि मूंग में पीत मोजैक वायरस तथा चूड़ित आसिता की प्रतिरोधक क्षमता किससे विकसित की गई है, तो बताएंगे उत्परिवर्तन से। पादपों के विभिन्न कृषि संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधक लक्षणों का भिंडी में पीत मोजैक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था। अब इसको भी अंडरलाइन करिए। जो भिंडी है जिसका पूरा नाम है एबेलमास्कस एस्कुलेंटस, ये आप एकदम नोट कर लीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसी साल ये पूछा जा सकता है। एबेलमास्कस एस्कुलेंटस में पीत मोजैक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता किसके कारण होती है, तो ये होती है जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप ए एस्कुलेंटस की नई किस्म परभानी क्रांति उत्पन्न हुई। तो परभानी क्रांति किससे उत्पन्न हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो परभानी क्रांति उत्पन्न हुई ए एस्कुलेंटस के जंगली प्रजाति में के द्वारा। उपयुक्त सभी उदाहरणों में प्रतिरोधक जीन के स्रोत शामिल है या जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधित जंगली प्रजाति के होते हैं, रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित करना पड़ता है। अब आता है पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन, यानी कोई भी जो फसल है वो अपने आप को पीड़कों यानी कीट मकोड़ों से बचा सके। शस्य पादप तथा शस्य उत्पादों के बड़े पैमाने का विनाश अन्य प्रमुख कीटों पीड़कों का ग्रसन है। पोषी पादप, इसमें आपने पढ़ा है कि कपास में जैसिड और गेहूं में धान्य पड़ भृंग, गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम साफ्लाई उसके पास नहीं आती तथा चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टरविहीन कपास की किस्में बालवाम को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। तो पूछा जा सकता है कि बालवाम किस प्रकार के कपास के पौधों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो बताओगे चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन जो कपास होते हैं उनकी तरफ नहीं जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि गेहूं में जो धान्य पर्ण है भृंग है वो कब नहीं जाएंगे, तो जब गेहूं के तने में स्टेम साफ्लाई उनके पास नहीं आती विशेष प्रकार के तने में, ठीक है, यहाँ पर उस तने के बारे में वर्णन नहीं है। मक्का में उच्च एस्पार्टिक एसिड लघु नाइट्रोजन शर्करा अंश मक्का के तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मक्का के तने भेदक यानी जो कीड़ा है तना भेदक जिसे हम कहते हैं उसके प्रति प्रतिरोधकता किस कारण से होती है, तो मक्का के तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उसमें उच्च एस्पार्टिक एसिड का उत्पादन लघु नाइट्रोजन और शर्करा के कारण होती है। पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों की वही क्रम लागू होती है जो अन्य सस्य संबंधी विशेष को प्राप्त करने में होता है। ठीक, उसके बाद अगला आपका सारणी आता है। क्या कह रहा है इसमें, ये बता रहे हैं कि किस किस कीड़ों से इन्हें प्रतिरोधकता प्राप्त हुई है। जैसे पूसा गौरव है, पूसा गौरव जो कि ब्रासिका यानी मस्टर्ड सरसों का एक नाम है, किस्म है जो एफिड कीड़े से बचाव कर सकती है। फ्लैट बीन है जो पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 इसकी किस्म है, ये जैसिड एफिड तथा फल भेदक से अपनी रक्षा कर सकती है। उकरा यानी भिंडी जिसे पूषा स्वामी या पूसा A4 कहते हैं सूट तथा फल भेदक से अपनी सुरक्षा कर सकती है। अब आता है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, यानी ऐसी फसलों का विकास जिसमें गुणवत्ता अच्छी हो, उसमें प्रोटीन अंश ज़्यादा हो, तेल अंश ज़्यादा हो, विटामिन अंश ज़्यादा हो, खनिज अंश ज़्यादा हो। पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की दोगुनी मात्रा विकसित की गई। गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो एटलस। अब रुको, पहले यहाँ पर एक चीज़ आपका आ रहा है क्या, इसमें नहीं दिया गया है, चलिए ठीक है, पहले इसको आप समझ लीजिए कि मक्का की ऐसी किस्म तैयार की गई जिसमें अमीनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा पाई जाती है। गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो एटलस 66
हाँ, याद करिए कि ये एटलस 66 एक ऐसी गेहूं की किस्म है जिसमें क्या है, उच्च प्रोटीन अंश पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि एटलस 66 क्यों विशिष्ट है, क्योंकि इसमें उच्च प्रोटीन अंश होता है। लौह तत्व धान की किस्म, तो इसमें उसका नाम नहीं दिया गया है, छोड़ सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया जिसमें विटामिन तथा खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजर, पालक और कद्दू में किसकी अधिकता होती है? विटामिन ए की अधिकता होती है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बनाया था। उसके बाद करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी की अधिकता होती है। पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रांड बीन्स, लबलब, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब आता है एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। ये भी बहुत पूछा जाता है। एसटीपी जिसे कहते हैं, सिंगल सेल, एसटीपी, हाँ एसटीपी नहीं होगा, एससीपी होगा, सॉरी एससीपी होगा, सी होगा, ठीक है। एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन वो होती है ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं और उनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है, उन्हें हम एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। इनमें कौन आता है? शैवाल आते हैं। इनमें भी सबसे प्रमुख जो शैवाल है वो है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जिसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, ठीक, याद करिए। उसके बाद तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। स्पाइरुलिना का उत्पादन किस में करते हैं? आलू संसाधन संयंत्र में करते हैं, यानी ऐसे संयंत्र में जिसमें आलूओं को सड़ाया जाता है और उसमें चूँकि आलू में स्टार्च ज़्यादा होती है, उसका प्रयोग करके वो स्पाइरुलिना उसमें उगती है। स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां जैसे मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, इनकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर की संभावना 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन का मतलब होता है हम किसी भी पौधे के किसी एक ऊतक से हम पूरा पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। आपने अभी पिछले ही अध्याय में पढ़ा कि वो कोशिका जो विभाजन और विभेदन के द्वारा संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सके, उसमें कौन सी क्षमता होती है? पूर्ण सख्तता कहलाती है। पूर्ण सख्तता जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल या टोटीपोटेंसी, ठीक है। ये लक्षण होता है उस कोशिका में जिसके माध्यम से वो विभाजन और विभेदन द्वारा समस्त पौधे का विकास कर सकती है। तो ऊतक संवर्धन इसी विधि पर काम करता है, ठीक। ऊतक संवर्धन क्या होता है कि इस विधि में हम एक पूर्ण पादप कर्तोतकी से पुनर्योजित किया जा सकता है, यानी एक पूर्ण पादप हम एक उसके ऊतक से कर सकते हैं, जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है, एक्सप्लांट कहते हैं। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया रोगाणु रहित स्थिति के टेस्ट ट्यूब में उगने दिया, यानी हम किसी भी पौधा का थोड़ा सा ऊतक लेते हैं जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, उसे हम विशिष्ट पोषक माध्यम में उगाते हैं, रखते हैं, रोगाणु रहित होता है वो माध्यम। किसी कोशिका कर्तोतकी से पूर्ण पादप जनित होने की क्षमता पूर्ण सख्तता यानी टोटीपोटेंसी कहलाती है, यानी इस ऊतक से पूर्ण का पूर्ण पौधा बन जाता है। इस क्षमता को पूर्ण सख्तता टोटीपोटेंसी कहा जाता है। और उसके बाद कमर दर्द होने लगा खड़े खड़े। यहाँ पर इस बात को बल जरूर दीजिएगा कि जिस भी पोषक माध्यम में हम उस टिश्यू का ग्रोथ कराते हैं उसमें सुक्रोज हो, अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल, वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जरूर होना चाहिए। और ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों संख्या में हम पौधे उत्पन्न कराते हैं, इसे सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। यानी इनमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, क्योंकि जब एक ही पौधे से विकसित हो रहा है तो सेम डीएनए जाएगा, तो एक ही पादप से जितने भी पौधे बनेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से वो आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं जहाँ से वे पैदा हुए हैं। यह सोमा क्लोन कहलाता है। सोमा क्लोन क्या कहता है? सोमा क्लोन मतलब ऐसे पादपों का समूह जिनके आनुवंशिकी समान है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के पौधे से विकसित होते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पौधे जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने में इसी विधि से किया जाता है। और कुछ
नहीं। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग है रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पुनर्लाभ। यदि पादप विषाणु से संक्रमित हो तब भी विभज्योतिकी विषाणु से अप्रभावित रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पौधे का वो कौन सा भाग है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया, पौधे का वो कौन सा भाग है जो विषाणु के संक्रमण से बचा रहता है। तो ये विभज्योतिकी, कौन सा विभज्योतिकी, शीर्ष और कक्षीय यानी एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम जो होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं उस पर विषाणु का संक्रमण नहीं होता, विषाणु से अप्रभावित रहती हैं। अगर हम किसी पौधे को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं तो हम उसका उत्पादन सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से करेंगे और उसके हम इस विभज्योतिकी को लेकर हम कराते हैं। अगर हम इस विभज्योतिकी, उस पौधे की उस विभज्योतिकी कोशिका से हम पूरा पौधा विकसित कर दें तो पूरा पौधा रोगाणु रहित हो जाएगा। तो विभज्योतिकी को अलग कर उसे इन विट्रो में उगाया जाता है जिससे विषाणु मुक्त पौधा तैयार किया जाए। इससे हम केला, गन्ना, आलू आदि को तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पादपों में एकल कोशिका अलग की है तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा गिराना प्रोटोप्लास्ट प्रयोग किया है। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर नए पौधे को जन्म देता है या संकर कहलाता है। छोड़िए, देख लीजिए अच्छा एक बार, कायिक संकर क्या कहलाता है। कायिक संकर कहलाता है कि जब हम किसी एक पौधे के प्रोटोप्लास्ट को ही अलग करते हैं, ठीक है, हम पौधे का एक कोशिका अलग करते हैं तो पौधे की जो कोशिका होती है उसमें बाहर पाया जाता है कोशिका भित्ति। अगर हम इस कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को हम हटा दें तो उसका जो हमें अंदर का जो संपूर्ण द्रव है जिसे हम प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम दो कोशिकाओं के, दो अलग अलग किस्म के, प्रत्येक किस्म के वांछनीय लक्षण विद्यमान पौधों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया जो प्रोटोप्लास्ट है, इनको आपस में मिला देते हैं जिसे कायिक संकर कहते हैं। यह प्रक्रम कायिक संकरण भी कहलाता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इससे नए संकर पौधे का जन्म होता है। इसमें टमाटर और आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होंगे। इस प्रक्रम के परिणामस्वरूप टोमेटो का निर्माण हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षणों का अभाव था। याद करिए, टोमेटो का निर्माण किससे हुआ है, तो टोमेटो का निर्माण कायिक संकरण से हुआ है। वो कायिक संकरण में हमने क्या किया, टमाटर की कोशिका का प्रोटोप्लास्ट और आलू की कोशिका का प्रोटोप्लास्ट दोनों को जोड़कर हमने टोमेटो बनाया। ठीक, बस यह अध्याय भी आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और मैं बहुत थक चुका हूं। तो अब इसके बाद अब कोई वीडियो भी मैं अब नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा। जितनी तैयारी करानी थी मैंने करा दिया, मेरे तरफ से जितना भी कोशिश था मैंने वो कर दिया, जितना एफर्ट देना था मैंने दे दिया। अब जो भी बच्चे चैप्टर हैं उन्हें खुद से एक बार बुक से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, रात को नींद अच्छी लीजिएगा और अपना सुबह एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है, एग्ज़ाम से आने के बाद आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, पीडीएफ बना के सेंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ फ़ोटो खींच कर भी भेज देंगे। सीरियल वाइज फ़ोटो भेजेंगे पेज नंबर के साथ, जिस पे पेज नंबर लिखा हो। अगर नहीं लिखा होगा तो पेज नंबर आप खुद से लिख कर भेज दीजिएगा। हमें सिर्फ बायो सेक्शन भेजिएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिर केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैं ऐसे वैसे भी नहीं सॉल्व कराऊंगा। मेरा बायो सेक्शन है तो सिर्फ बायो को मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक, तो उम्मीद है कल का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए और मैं आपको पूरी तरीके से ढेर सारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सब कुछ देना चाहता हूँ जिससे आपका कल का एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक, जैसा भी एग्ज़ाम होगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।